हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है भारत में बीमा क्षेत्र को लेकर। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आपसे 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वो कैसा प्रश्न होगा कि भारत में जो बीमा क्षेत्र है इसको रेगुलेट कौन करता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, तो उसी तरीके से बीमा को कौन रेगुलेट करता है, तो उस संस्था के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए हो सकता है इंटरव्यू में, वो है कि बीमा कितने प्रकार का होता है। तो आपने एक नाम तो सुनी रखा होगा एलआईसी, और दूसरा नाम होता है जीआईसी। इसके बारे में वैसे हमने डिटेल में अपनी इकोनॉमी के फाउंडेशन क्लास के कोर्स में कवर करा रखा है। अगर आपको देखो बैंक के बारे में बेसिक समझना हो, बीमा के बारे में समझना हो, शेयर मार्केट के बारे में समझना हो, है ना, या मुद्रास्फीति के बारे में समझना हो, मुझे जहाँ तक लगता है जितनी सरल भाषा में श्री आईएएस एकेडमी ने आपको इकोनॉमी कवर कराई है, और न केवल सरल भाषा में इकोनॉमी कवर कराई है, बल्कि उस कराई गई इकोनॉमी से आप ये मानकर चलिए 100% क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो फिर आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल करंट से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता दूँ, एलआईसी का जो मतलब होता है वो लाइफ से रिलेटेड होता है। लाइफ का मतलब जैसे हम और आप हैं, हमारा आपका जीवन है, ठीक है, तो कहते हैं ना ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो एलआईसी क्या है, मनुष्यों से रिलेटेड है, या किसी कह सकते हो कि लाइफ या जिसमें प्राण होते हैं उससे रिलेटेड एंटिटी से रिलेटेड होती है। लेकिन जो जीआईसी होती है वो जनरल इंश्योरेंस, जनरल का मतलब आपके मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, आपकी गाड़ी से रिलेटेड, क्योंकि गाड़ी क्या है, वो निर्जीव है, उसमें कोई जान थोड़ा ना होती है। तो गाड़ियों वगैरह का जो आपका इंश्योरेंस होता है वो जीआईसी के अंतर्गत आता है। और एक और बात कि इस जीआईसी के द्वारा इस एलआईसी का भी इंश्योरेंस किया जाता है। मतलब एलआईसी अपना इंश्योरेंस जीआईसी से भी करवाती है, ताकि अगर एलआईसी डूब जाए तो लोगों का पैसा कहाँ से दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ हमने पढ़ा रखी। अब बात करें इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करती है इल्डा आई नाम की संस्था। ठीक है, ध्यान रखना, ये इल्डा आई है और एक है इरेडा। इरेडा जो है IREDA, वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, नवीकरणीय ऊर्जा को देखने से रिलेटेड है। बस यही डिफरेंस मुझे बताना था, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। यहाँ पे बेसिक आप देख सकते हो कि भारत इस समय 6ठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि 1999 में ये संस्था बनाएगी जो कि रेगुलेट करती है इन चीज़ों को, और एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई इरेगुलेशन लाता है, कोई गलती करता है, तो उसको कानूनी सजा भी दे सकती है। और ख़ास बात, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है। क्लियर हो गई बातें। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 2047 तक सभी के लिए बीमा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में बीमा क्षेत्र को लेकर एफडीआई के बारे में क्या रूल हैं। तो आपको पता हो कि भारत में जो बीमा क्षेत्र है वहाँ 74% तक एफडीआई की अनुमति है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी लोग भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना? 74, 100% नहीं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको लगेगा कि भारत में एफडीआई स्वचालित तरीके से और गवर्नमेंट रूट 2 तरीके से आती है ना। तो ये याद रखना कि 74 तक इसमें अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है, सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ, हर एक बच्चा, मतलब कोई छूटने ना पाए। अब बच्चे का क्या मतलब होता है, मेल और फीमेल दोनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों। बुनियादी का मतलब क्या होता है, बेसिक। बेसिक का मतलब ABCD आना, अपना नाम लिखना, छोटा आ से लेके ज्ञा तक लिखना, है ना, अपना साइन करना, बेसिक चीज़ों को पढ़ लेना, ये होता है बुनियादी। और साक्षरता का मतलब ज्ञान। ठीक है, कि बच्चे को पता हो कि हाँ ये क्या है, या ये जो लिख रहा है इसका मतलब क्या है। तो सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, जिसका उद्देश्य ये था कि हर बच्चा साक्षर हो।
आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जब आप एथिक्स का पेपर लिखेंगे, जब आप एसे राइटिंग करेंगे, जब आप सोसाइटी के पेपर 1 को लिखेंगे और वहाँ जब एजुकेशन को लेकर डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का डाटा है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे का। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन से हैं, तो मिजोरम में 100%, गोवा में 99। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। देखो, भारत में जो साक्षरता की परिभाषा है ना, क्या है, भारत में साक्षरता की परिभाषा है कि कोई व्यक्ति अपना नाम लिख ले, पढ़ ले और साइन कर ले, बस। और साक्षरता का कोई मतलब नहीं, मतलब ये नहीं है साक्षरता का मतलब कि वो इंग्लिश में फर्राटेदार बातचीत कर ले या मैथ के कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व कर ले, ठीक। तो इसीलिए 100% आपको यहाँ दिख रहा है, नाम तो कोई भी लिख सकता है ना, है ना। जैसे आजकल आपकी माता जी या पिताजी, है ना, आप लोगों की बातचीत सुन सुन के थोड़ी इंग्लिश बोलने लग गए होंगे, थोड़े शब्दों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने लग गए होंगे। जैसे मेरी माता जी कई बार ऐसे ऐसे शब्द मुझसे बोल देंगे कि थोड़ी देर मैं भी सोचने लगता हूँ, पूछता हूँ ये कहाँ सीखी, बोले हमने इसलिए सीखा क्योंकि लोग बोलते थे तो हमने भी बोलना शुरू कर दिया, जबकि पढ़ी लिखी नहीं है, वो कक्षा 5 तक पढ़ी हुई हैं, है ना, लेकिन धीरे धीरे बोलना सीख गई, धीरे धीरे पढ़ना जानती हैं, अखबार पढ़ती हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं सबके साथ। तो वही बात है, 100% मिजोरम है, गोवा 99.9% और सिक्किम 99.9%, ठीक। बाकी बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हो। साक्षरता की क्या परिभाषा है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि नेशनल सैंपल सर्वे ने साक्षरता को क्या कहा है। बाकी प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। प्री में जो क्वेश्चन आएगा वो यूनेस्को की पहल को लेकर आएगा, और इसकी पहल को लेकर भी क्या आएगा, जो इसने डिक्लेरेशन जारी कर रखी हैं। जैसे एक डिक्लेरेशन इसकी है यूलो प्रोक्लेमेशन, ठीक है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है कि यूलो प्रोक्लेमेशन का संबंध किससे है, तो बता देना शिक्षा से। बाकी शिक्षा से रिलेटेड संविधान में 86 अमेंडमेंट है ना, जिसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का कैसे प्रावधान होगा, है ना। और शिक्षा को लेकर न केवल भारत में मूल अधिकार में बात है, न केवल डीपीएसपी में बात है, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात है, तीनों जगह शिक्षा की बात की गई, है ना। अब क्वेश्चन आप ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है या संवर्ती का विषय है, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है लघु चित्रकारी। लघु का मतलब क्या और चित्रकारी का मतलब क्या है। चित्रकारी का मतलब होता है चित्र और लघु का मतलब होता है छोटे। जैसे एक शब्द आपको मिलेगा दीर्घ, वो होता है बड़ा, लघु का मतलब छोटा। अब छोटा का मतलब यहाँ पे लोग नहीं समझ पाते हैं। छोटा का मतलब ये नहीं होता है कि आप इन पिक्चर को छोटा करके दिखाओ। छोटा का मतलब चित्रकारी में ये होता है कि आपने एक पोर्ट्रेट में, एक कैनवास में कितने लोगों को जगह दी है। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक ये देवी हैं, एक ये देवी, एक ये देवी, एक ये देवी और बाकी इनकी सखियाँ, मतलब कम से कम इन्होंने 20 से 15 लोगों को जगह दे रखी है। और वैसे जो चित्र बनते हैं उसमें सिंगल होते हैं। अब सपोज करो इन्होंने 20 लोगों को चित्र में जगह दी, 15 लोगों को जगह दी, ठीक है। अब 15 लोगों को भी आप ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं और जूम करता हूँ, कि हर एक व्यक्ति को श्रृंगारित किया, हर एक व्यक्ति के रूप रंग को संवारा, उनकी वेशभूषा को ध्यान में रखा। मतलब बहुत कठिन काम है कि हर व्यक्ति, अब देखो यहाँ आगे की 5 देवियाँ, फिर उनके पीछे उनको खड़ा करना, फिर उसके पीछे खड़ा करना। सोचो कितनी मेहनत लगी होगी चित्र बनाने में, मतलब कितनी निपुणता की ज़रूरत होगी। बैकग्राउंड की डिज़ाइनिंग देखो, समझ गए। तो ये एक कलात्मकता का उत्कृष्ट नमूना है। तो इसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन है कि लघु चित्रकारी क्या है, कब शुरू हुई, कब नहीं शुरू हुई। इसको मिनिएचर बोलते हैं, मतलब मिनिमम, मतलब छोटा। ये पुनर्जागरण काल से प्रेरित है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है, जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, रेनेशा जिसको आप बोलते हो, जिसको प्रबोधन बोलते हो, जिसमें आपने एक पिक्चर देखी होगी, किसकी बताइए, वो देवी क्या नाम है, मोनालिसा, है ना। अब लोग सोचते हैं मोनालिसा की पिक्चर में ऐसा क्या है, आप उस पिक्चर को देखना, उस पिक्चर में वो देवी हल्का सा मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर दिखा देते मज़ा आ जाता, चलो अच्छा दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये जैसे आप देखो, ये देखो मोनालिसा, है ना। अब मैं इनको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा, न्यूट्रल, हैप्पी, है ना। ये चेहरे को देखो, इन्होंने स्कैन किया तो इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया, ठीक। वैसे मोनालिसा कैसी दिखती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक। मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ मोनालिसा के बारे में,
है ना, वो भी बेचारी खुश हो जाएगी कि चलो मास्टर ने हमको दिखाया तो कम से कम। ठीक, ये देखो, ये पिक्चर आप देखो, ये मुस्कान है। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्या, हर जगह मुस्कान, इंसान हंसता है? नहीं मेरे भाई, ये उस समय हंस रही है जब पूरी दुनिया रो रही है, परेशान है, लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा कि हम धर्म की ओर जाएं या इंसानियत की ओर जाएं। मतलब इसकी मुस्कान ने उन दुखों को छिपा दिया है, इसीलिए पिक्चर इतनी कहते हैं वायरल हुई है, इतनी ज़्यादा इसकी मान्यता है, क्योंकि उस समय इंसान परेशान था, उस समय इंसान के जीवन में दुख ही दुख था, तो इसने उस दुख को तिलांजलि देकर सुख की अभिव्यक्ति कराई थी। समझ गए? बाकी और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो बस ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन आएंगे, आप जब हमसे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर मैं आपको कई सारे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जो 2025 के एग्ज़ाम में आएंगे, जैसे कि चित्रकारों के नाम पे क्वेश्चन आएगा, और चित्रकारों के नाम पे भी क्वेश्चन कैसा आएगा कि दसावन या बसावन या मीर अली या हसन अली या मंसूर, है ना, ये किसके चित्रकार थे? अकबर के थे कि हुमायूं के थे कि जहांगीर के थे? हालांकि क्वेश्चन आ चुका है कि जहांगीर के टाइम पीरियड पे एल्बम का निर्माण शुरू हुआ और चित्रकला टॉप पे गई थी। तो अब यहाँ से चित्रकारों पे क्वेश्चन आएंगे, और हो सकता है कि फिर उन चित्रकारों में भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फलाना चित्र किसने बनाया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चित्रकारों से रिलेटेड लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पिछले 4 साल में नेट जेआरएफ में आ चुका है, और यूपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन को जो फॉलो करती है वो ये सीएपीएफ, एनडीए और सीडीएस से नहीं करती है, वो नेट जेआरएफ से करती है। तो आपको चिंता नहीं करना, आपका पागल मास्टर आपके मेडवल के फाउंडेशन कोर्स में सारी चीज़ें कवर करा देगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ गए। अब प्रारंभिक लघु चित्र क्या है, ये कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कागज के या ताड़ के पत्ते या कपड़े पे बनाए गए। पाल चित्रकला कब आई, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब ब्रंश, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि निमतनामा क्या है। वैसे पुस्तकों को भी मैं पढ़ाऊँगा कि निमतनामा क्या है, हुमायूंनामा क्या है ना, या आपसे महाभारत को लेकर, या आपसे क्या कहते हैं ये, अरे क्या नाम है, अकबरनामा क्या है ना, इन सब पे मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे। तो निमतनामा वास्तव में पाक कला की एक वस्तु है। पाक कला का मतलब पाकिस्तान की कला नहीं, पाक कला का मतलब पकवान कला, मतलब कुकिंग को लेकर ये एक बुक है। किसने इसको लिखा है? इसको लिखा है अब्दुल मुजफ्फर या मुसफ्फर, कहीं कहीं आपको मिलेगा, नासिर शाह। क्वेश्चन आया है नेट में, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर याद रखना। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में याद करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है कि मुगल कालीन चित्रकला क्या थी, ये मेंस में है। ठीक है, कि अकबर ने क्या किया, एक आर्टिस्ट स्टूडियो तस्वीर खाना की स्थापना की और सुलेख को बढ़ावा दिया। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया, इसमें टॉप लेवल पे थी, वनस्पति और जीव जंतुओं के चित्र बनते थे, जिसमें आप हसन अली और उस्ताद मंसूर को देखोगे, जेब्रा और कोक पेंटिंग भी। अब कोक का मतलब आप समझ गए होगे, पागल मास्टर ने कल ही आपको कोयला पढ़ाया था, परसों के दिन, है ना। तो कोक का मतलब क्या होता है? कोयले को प्रोसेस करके बना हुआ उत्पाद। ठीक, शाहजहां के टाइम पे आप देखोगे कि चित्रकला उतने टॉप पे नहीं थी, लेकिन वास्तुकला टॉप पे चली गई। ठीक है, ये देखो तीनों जो राजा थे, अकबर के टाइम पे धर्म टॉप पे था, जहांगीर के टाइम पे चित्रकला टॉप पे थी, और शाहजहां के टाइम पे वास्तुकला। या आप कह सकते हो अकबर के टाइम पे प्रशासन टॉप पे था, जहांगीर के टाइम पे चित्रकला, और शाहजहां के टाइम पे वास्तुकला, और औरंगजेब ने आके इन तीनों की धज्जियां उड़ा दी। संगीत हालांकि उसके वहाँ टॉप पे गया था, ठीक है, लेकिन उड़ा उसने पूरी धज्जियाँ दी थी। खैर, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो तंजौर, मैसूर, अब इन चीज़ों को हमने कहाँ पढ़ाया है, तंजौर चित्रकला या मैसूर पेंटिंग के बारे में अपनी आर्ट एंड कल्चर की क्लास में, कि तंजौर में जो चित्र बने, जो भित्ति चित्र बने, उनकी क्या प्रमुखता थी, मैसूर के जो चित्र बने उनकी क्या प्रमुखता थी, इवन अजंता और एलोरा में जो चित्र बने, एलिफेंटा में जो चित्र बने, उनकी क्या विशेषता थी, कहाँ पर त्रिमूर्ति देखने को मिलती है, कहाँ पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दिखाया गया, कहाँ पर बुद्ध को पद्म पाणि मुद्रा में दिखाया गया, ये सब आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़ा रखा है, और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इवन हमने आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, इन्फोग्राफिक्स का भी यूज करते हुए आपको पिक्चर क्लियर कराई है। ठीक है, हमने आपको वहाँ पढ़ाया था कि किशनगढ़ शैली क्या, और क्वेश्चन भी आया है ना, कि सावंत सिंह को लेकर बनी ठनी कला क्या है ना, रोमांस और भक्ति के संबंध का क्या मतलब। देखो,
लोग आजकल रोमांस को न्यूडिटी समझते हैं, नंगापन समझते हैं। ये रोमांस नहीं है उस समय का। उस समय का जो रोमांस होता था वो नग्नता तो थी, लेकिन वो नग्नता आपको अश्लीलता के रूप में नहीं दिखती थी, वो नग्नता आपको भावों के रूप में दिखती थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब प्यार करती है या अपने बच्चे को जब स्तनपान कराती है, नग्नता वो होती है, लेकिन वो नग्नता एक अलग लेवल के प्यार के रूप में होती है। समझ गए? या कोई स्त्री जब अपने पति के साथ सहवास करती है तो वो नग्नता ऐसा नहीं कि वो अश्लीलता होती है, वो प्यार होता है। और वो प्यार पति या कह सकते हो प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्यार होता है। क्यों? क्योंकि उससे एक नई जनरेशन आती है, इस धरती माता को एक नई संतान को पालने का मौका मिलता है, एक नया जीव इस धरती पे आता है। समझ गए? हम लोग रोमांस आजकल कुछ जैसे शब्द है ना, जैसे एक सब मैंने नोटिस किया, जैसे एक शब्द है अल्लाहू अकबर। अगर आप अल्लाहू अकबर बोल दो, ठीक, पाकिस्तानी है, जिहादी है, ठीक। दूसरा जय श्री राम बोल दो, अच्छा ये हिंदूवादी है, कट्टरवादी है ना। ये बहुत गलत चीज़ें हो गई। मतलब इन शब्दों का उपयोग आतंकवादियों ने करके, ठीक है, या कट्टर धर्म के समर्थकों ने करके इनकी बैंड बजा दी। वरना एक ज़माना था कि लोग जब किसी से मिलते थे तो अल्लाहू अकबर करते थे, है ना। जब अब एक बात बताओ, अल्लाहू अकबर की बात होती है, ठीक है, कि अल्लाह महान है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह कहाँ का महान है? भारत में रह के आप अल्लाहू अकबर कर रहे हो, तो भारत का अल्लाहू अकबर महान हुआ ना। और जब भारत का अल्लाहू अकबर महान हुआ तो कहीं ना कहीं भारत महान हुआ ना। मतलब मक्का का अल्लाहू अकबर महान नहीं है। आप ये मैसेज दे रहे हो। और लोग हिंदू वाले क्या कर रहे हो, अरे मुसलमान हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं। अरे भैया वो भारत की ही तो तारीफ कर रहे, वो भारत को ही तो आगे बढ़ाने की बात कर रहे। सोचो वो भारत में रहते हैं, भारत के लिए आपके आसपास दुकानें लगाते हैं, भारत में आपको खान पान की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। भारत में अगर मुसलमान ना होते तो आप हैदराबादी बिरयानी कहाँ से खाते? भारत में अगर मुसलमान ना होते तो आपको कैसे पता चलता कि भैया इतने तरीके के पकवान बन सकते हैं, है ना। आप ठीक है मानो मुसलमानों को सब कुछ करो, लेकिन फिर दो तीन चीज़ें दिमाग में रखो, सारे मुसलमानों को भेज दो पाकिस्तान, लेकिन इतना वादा करो कि फिर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में किसी एससी और एसटी के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, किसी ओबीसी के साथ में गलत नहीं करोगे, सबको समानता का अधिकार दोगे, जातिवाद को ख़त्म कर दोगे। फिर ये क्यों करते हो? जैसे अभी एक यात्रा चल रही है, हिंदू एकता यात्रा, है ना। कैसी हिंदू एकता यात्रा है भाई? हिंदू खुद ही अलग हैं। जातियों की जब बात आती है तो कहते हो ऑनर किलिंग कर देंगे, ओबीसी से शादी नहीं कर सकते, एससी से शादी नहीं होगी, एसटी से शादी नहीं होगी, उनका छुआ हुआ खाएंगे नहीं, उनके घर देखेंगे नहीं। तो काहे का हिंदू? बस मुसलमानों के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? ये गलत बात है ना। नज़र रखो तो साफ रखो। और वैसे भी हिंदू ना तो कभी अलग था ना कभी अलग होगा, ठीक है। ये बस दुकानें चल रही हैं लोगों की अपनी धर्म की। इसलिए आप लोग इन चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि आप इंडिया की स्पिरिट हो, आत्मा हो। देश आपसे चलता है, नेताओं से नहीं चलता है, ठीक है। और ये चीज़ हर कोई कहता है कि आप इन राजनीति प्रपंचों में मत पड़िए कि फलाने के आप सपोर्टर बन जाओ, फलाने के सपोर्टर बन जाओ। आपका बस काम है देश को ध्यान में रखना, भारत माता को ध्यान में रखना, भारत के संविधान की पूजा करना, ना कि भारत के लोगों की पूजा करना। भारत के लोगों का मतलब नेताओं की। आप भारत के संविधान को सैल्यूट करिएगा, उस एम्बलम को सैल्यूट करिएगा, ना कि उस नेता को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों से आपको ऊपर उठना है धर्म के। जैसे मैं जब भी किसी मुस्लिम व्यक्ति से बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं उनसे ये नहीं कहता हूँ जय श्री राम, राम राम भाई साहब, नमस्ते जी, कभी नहीं कहता हूँ। मेरे कई सारे मुस्लिम लोग हैं, मैं उनसे सीधे उनकी भाषा में बात करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम भाई जी, बताइए, चाचा जी नमस्ते, ऐसे बात करता हूँ। और जब मैं ऐसे करता हूँ तो वो भी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। यार अस्सलाम वालेकुम हमने बोला, उसमें गलत क्या है? हमने तो अपने भाव में रखा ना कि हम ईश्वर को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी, एक बार तुलसीदास जी को किसी ने परीक्षा लेने की कोशिश की कि यार इनको ब्रज की यात्रा कराते हैं। आपको पता है कि ब्रज में किसकी मूर्तियाँ हैं? भगवान कृष्ण की। तुलसीदास जी बोले कि मत्था तो हम तभी टेकेंगे जब हमको राम के दर्शन होंगे। लोग बोले यार ये तो गलत है। तुलसीदास जी के ब्रज की यात्रा किए, और जब जब यात्रा कर रहे थे जिस जिस मंदिर में, उनको कृष्ण का रूप भले था लेकिन दिख राम रहे थे।
उन्होंने मस्तक नवाजा, तो वही आप भी करो। भारत है यार, आप जर्मनी में नहीं रहते हो कि जहाँ जर्मन भाषा हो, फ्रांस में नहीं रहते हो जहाँ फ्रेंच भाषा हो, है ना। आप डाइवर्स कंट्री में रहते हो, एक पुरातन संस्कृत में रहते हो जिसका अपना एक इतिहास है, जहाँ सबका साथ सबका विकास है, जहाँ के मंत्रों में सहना वस्तु सहनो भुनत्तु है, जहाँ जीवों को एक सम्मान दिया जाता है, जहाँ गाय को माता माना जाता है। ऐसा थोड़ा ना कि हम बकरी की पूजा नहीं करते, बकरियों की भी लोग पूजा करते हैं, काली माता को चढ़ाते हैं, है ना। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं और मीट नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए भाई, जिसका आहार है, जिसकी पद्धतियां हैं, उसका सम्मान करो ना। आप किसी को एक तो नहीं बना सकते हो, अब हर कोई मेरे जैसा तो नहीं बन सकता, ना मैं हर व्यक्ति के जैसा बन सकता हूँ। लेकिन आज हमारे देश में क्या चल रहा है, अब यही चलेगा आगे देखना कि वन नेशन वन फूड, है ना, सबको दाल रोटी खाना है। कैसे हो सकता है भैया? नेता को शादी करनी होगी तो फिर उसको अब्दुल और क्या कहते हैं अनस, किसी से प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई अदर व्यक्ति अगर शादी करता है तो कहेंगे कि तुम्हारा अब्दुल ऐसा है, तुम्हारा अनस ऐसा है। अरे यार, सब बेकार होते हैं। क्या हिंदू धर्म के लोग रेप नहीं करते? सब करते हैं। क्या वो लोग शोषण नहीं करते? सब करते हैं। तो अपराधी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई लिंग, कोई समुदाय नहीं होता है, वो सिर्फ अपराधी होता है। यही आतंकवादियों का है कि आतंकवादी का कोई धर्म या कोई जाति या कोई लिंग समुदाय नहीं होता। हाँ, दुर्भाग्य हमारे देश का इतना है कि आतंकवादी हमारे मिडिल ईस्ट के लोग हैं, तो सब है मुसलमान, तो हम भारत में भी उन्हीं से कंपेयर कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि भारत में मुस्लिमों की जितनी आबादी है उसमें कितने % लोग अभी आतंकवाद के रूप में सजा काट रहे हैं, ये बताइएगा। तो आपको पता चलेगा नाम मात्र के, और वो भी नाम मात्र के क्यों? क्योंकि जब आप जानबूझ के किसी के घर के सामने जाओगे, जय श्री राम का नारा लगाओगे, उसकी छत से उसका ध्वज हटाओगे और अपना झंडा लगाओगे, तो यार चुप थोड़ा ना कोई रहेगा, है ना। किसी को इतना मत सताओ कि उसकी बेड़ियां टूट जाएं, है ना। पहले भी भारत में लोग रहते थे, आज भी लोग रहते हैं, अब दंगे रोज होते हैं। अभी था कि राम मंदिर बन जाएगा तो शांति आ जाएगी, अब संभल जा रहे, अजमेर जा रहे, फिर काशी विश्वनाथ जा रहे। कितना खोदोगे यार? जहाँ खुदाई करनी है शिक्षा पे करो, खुदाई करनी है महिलाओं को सम्मान के लिए करो, खुदाई करनी है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की करो, सड़कें बनाओ, है ना। आप क्या कहते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, वहाँ खुदाई करो ना। खुदाई करो नेता के घर की, जहाँ आपको करोड़ों रुपए दबे मिलेंगे। खुदाई करो उन बाबाओं की जो पाखंडी बने बैठे हैं। खुदाई करो उन मौलानाओं की जो बिल्कुल धर्म का एक आडंबर उड़वाए हैं। वहाँ खुदाई होनी चाहिए। खुदाई विचारों में करो कि आप कितने गंदे हो गए हो। खुदाई किसी मस्जिद या मंदिर की मत करो, समझ गए? वहाँ तो जो है सो है, और अब क्या फ़ायदा यार इन चीज़ों से। खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आप पढ़ लो। देखो, मेरा उद्देश्य होता है आपको पढ़ाना नहीं, बल्कि आपको जीवन की शिक्षा भी देना, ठीक है। तो ये मत उम्मीद किया करना करंट अफेयर्स की क्लास में मास्टर केवल आर्टिकल पढ़ाएगा, आपको करंट के प्रति सोचना भी सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप IAS हो। मनरेगा हमारा अगला आर्टिकल। अब देखो, मनरेगा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि क्या ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? तो नहीं, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। मतलब यहाँ पे फंडिंग 90-10 भी हो सकती है, 60-40 भी हो सकती है ना। दोनों की हिस्सेदारी होती है केंद्र और राज्य की, ठीक। अब मनरेगा में काम देने की बात होती है, 100 डेज का वर्क मिलता है, ठीक है, उसके प्रति आपको पेमेंट मिलती है। ये गारंटेड रोजगार योजना है। क्लियर हो गई बातें? अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा, जो मैं सोच कर बैठा हूँ, वो ये कि मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में आया। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि मनरेगा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, ठीक। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा कि मनरेगा का संबंध किन किन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है, तो आपको वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब वो चीज़ कैसे याद रखोगे कि नो पॉवर्टी से है, जीरो हंगर से, गुड हेल्थ से, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन से और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज से। तो इन आर्टिकल पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, कि इन 8 में बता दीजिए कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन नहीं। तो आपको पता होगा भैया ये सब के सब शामिल हैं, ठीक। SDG गोल क्या होते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है, कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनको आपको याद रखना है। ये आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ वृद्धि हुई, कहाँ नहीं वृद्धि हुई। हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पात्र कौन है, ठीक है, जिसको भी कार्य करने की आवश्यकता वो पात्र होते हैं। वेतन कितना मिलता है, कम से कम कितने दिनों का रोजगार, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये बेसिक चीज़ें आप देख सकते हो। और अगर
रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, जब आप कलेक्टर बनेंगे तो आपको इनको कैसे यूज करना है, मतलब ये जो मनरेगा के मजदूर हैं इनको खाली कैसे नहीं बैठने देना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप कलेक्टर बन जाना तो मास्टर को फ़ोन मिलाना कि सर हम मनरेगा वर्कर्स को कैसे यूज करें, है ना। यूज करने का मतलब ये नहीं शोषण करना, यूज करने का मतलब उनको भारत के विकास में कैसे स्थापित करें, कैसे वो हमारे यहाँ लोकल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो हमारे लोकल टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं, कैसे वो हमारी सड़क व्यवस्था या हमारी परिवहन व्यवस्था को उच्च कोटि का बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च कर रखी है। ठीक है, तो जब आप बन जाना तो आप करना, तो आपका नाम होगा, आपका फेम होगा, है ना, थोड़ा बहुत हमारा भी पीछे से कर देना नाम। अगला आर्टिकल डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आजकल आप सुन रहे होंगे कि आपको कोई फ़ोन करता है कि मैं फलाना आईपीएस अधिकारी बोल रहा हूँ, आपकी ये फ़ोटो हमारे पास है, मैं फलानी लड़की बोल रही हूँ, आपका ये न्यूड वीडियो मेरे पास है, मैं फलाना ये पर्सन बोल रहा हूँ, आप नहा रही थी तो आपका ये वीडियो मेरे पास है और इतने लाख रुपए भेज दो नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूँगा। समझ गए, इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। आपको इस दौरान क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कोई भी अधिकारी, ध्यान रखना, कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आपको कॉल करे और ऐसी चीज़ें आपसे कहे तो आप कहना कर दो वायरल, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं सोचना है आपको कि वायरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये समाज है, ये रील का ज़माना है, 30 सेकेंड बाद भूल जाता है। ठीक है, और ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो आपके अंदर डर, देखो व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, डर। अगर कोई मुझसे ये कह दे, मान लो कोई देवी, जैसे आए दिन आते रहते हैं मेरे टेलीग्राम पे स्कैमर्स, है ना, वो मैसेज भेजेंगे, न्यूड वीडियो भेजेंगे, है ना, और मुझसे कहेंगे कि मैं तुम्हारा ये वीडियो एडिट करके एआई के जरिए पब्लिक कर दूंगी, ये कर दूंगा। मैं कहता हूँ कर दो, मेरा क्या कर लोगे भाई, आप कर दो ना, कि मैं फलानी लड़की के साथ सो रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, करो ना वीडियो आप वायरल। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, आप सब बच्चों को पता है कि पागल मास्टर क्या चीज़ है। ठीक है, तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब फिर वही बात है, अरेस्ट करोगे, फेक करोगे, तुम भी तो आओगे एफआईआर लिखाने सामने, तो तुम्हारी फिर धुलाई नहीं होगी। तो यही चीज़ें हैं, इसी को डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। बाकी आपको इसको पढ़ना है, क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। साइबर सिक्योरिटी का जब आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा साइंस टेक में, वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेंस का, प्री में आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि I4C क्या है। I4C का मतलब ये है 1 I और 4 C। ठीक है, इसका ये मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर। ठीक, इसका ये मतलब है, निमोनिक्स का यूज हुआ है। तो ये साइबर सेल के कार्य करती, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती, लेकिन ये कार्य करती नहीं। हमारी क्लास की एक देवी जी हैं, उनके 80,000 रुपये मतलब साइबर ठगों ने ठग लिए थे, है ना। अब उनको उस चीज़ की नहीं समझ थी, तो आज तक उसका कोई समाधान ही नहीं हुआ। ये दिखावे के लिए, भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ मिलकर लूट की जाती है। ठीक, ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक, अब बात आती है साइबर स्कैम के प्रकार। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन आपसे वैसे आएगा, ठीक है, कि फिशिंग क्या है या आपका एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, तो वो शब्दावलियों पे आएगा। और वो मैंने आपको शायद जनवरी या फरवरी के करंट में बताया है, वो पिक्चर भी आपको दे रखी है। यहाँ बस आप देख लो फिशिंग का मतलब क्या होता है, कि पासवर्ड से रिलेटेड, लॉटरी या पुरस्कार नहीं कहते हैं। जैसे अभी मूवी आई है जाम तारा, है ना, वेब सीरीज है जाम तारा 1 जाम तारा 2, उसमें यही दिखाएंगे कि आपकी लॉटरी लग गई, आपका पुरस्कार लग गया, मैं फलानी बैंक से बोल रहा हूँ। ये कुछ नहीं करना है, कोई चीज़ अपडेट नहीं करनी कभी आपको, है ना। कई बार कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कर लो, जैसे पूंजी स्कीम होती है कि आपके आज आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, 6 महीने बाद आपको डबल मिलेगा, है ना। फिर डेटिंग ऐप्स भी अब आ गए हैं कि डेटिंग ऐप में क्या होता है, आपकी वीडियो कॉल होती है। ठीक, मेरे साथ ये बहुत होता है, मतलब क्यों, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर लोग आपको कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मेरे पास क्या है कि जो वो क्या बोलते हैं स्कॉट गर्ल होती हैं, मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन का एक स्टैंडर्ड लेवल पे वर्क करती हैं। प्रोस्टिट्यूशन जैसे आप जानते हो कि वेश्यावृत्ति, लेकिन वो एक नॉर्मल होती है, लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड लेवल दे दिया गया, डिजिटल रूप दे दिया गया, वो होता है एक तरीके का स्कॉट गर्ल। ठीक है, दिखने में आपको लगेंगी सामान्य गर्ल हैं, पढ़ने वाली देवियाँ हैं, क्लासेस की हैं, तो वो मुझे ऐसे मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं, सर आपसे बात करनी है, आप नंबर दे दो, मैं नंबर दे दिया। ठीक, अब नंबर दे दिया तो वो क्या करेंगे, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल के दौरान वो अपनी न्यूडिटी दिखाती हैं
और वो क्या देखना चाहती हैं, वो ये देखना चाहती कि हमने न्यूडिटी दिखाई और मास्टर ने अपनी वीडियो पिक्चर दिखा रखी सामने, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब धमकी देंगी, है ना। लेकिन मैं उनसे ज़्यादा होशियार हूँ। जब भी कोई मुझे वीडियो कॉल करता है, मेरा फ्रंट कैमरा कभी ऑन ही नहीं होता है, बैक कैमरा हमेशा ऑन रहता है, ठीक है, ये चीज़। अच्छा एक बात और, अब इतनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब आप में से कुछ बच्चों को ये लगेगा कि मास्टर आप भी तो ऑनलाइन टेस्ट लेते हो और हम लोगों को सामने पिक्चर ओपन करवा देते हो, वीडियो हम सबका सामने होता है, पिक्चर होती है, कल को कोई लड़का या कोई देवी हमारा वो वीडियो बना ना दे, है ना, और बना कर वो वायरल ना कर दे, उसको एडिट ना कर दे। तो दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। पहली चीज़, आप श्री IAS एकेडमी में पढ़ते हो, फीस देते हो, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आपको पढ़ाने से बस मास्टर का मतलब है। यदि कोई व्यक्ति आपकी फ़ोटो के साथ में श्री IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर छेड़खानी करता है, मान लो आपने क्लास ली हमारी और लाइव आप हमसे मीटिंग कर रहे हैं, उसने वहाँ से आपकी पिक्चर निकाल के उसको एडिटिंग किया और उसको वायरल किया, तो याद रखना उसकी 7 पुश्तें भूल जाएंगे अपने बच्चे को पैदा करने के लिए। ऐसी सज़ा उनको मैं दूंगा। मेरा काम पुलिस से नहीं होता है ना, क्योंकि मेरे लिए आप अगर देवी हो तो देवी हो, समझ गए, मेरी बहन जैसे है वैसे आप हो। हालांकि मेरी बहन और आप अगर खड़े होगे तो मैं आपको सबसे पहले देखूंगा, क्योंकि आप अजनबी हो ना। मेरी बहन को तो मुझ पे यकीन है कि दादा बचाएंगे, लेकिन आपको कम यकीन है, इसलिए आपको यकीन दिलाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी एकेडमी में जो ही किसी ने वीडियो किया, एडिटिंग किया या रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, है ना, कुछ भी छेड़खानी की, हमारे पास अलर्ट मैसेज आ जाता है हमारे सर्वर पे कि कौन ये खुराफात कर रहा है, ठीक है। आप चाहे तो ऐप पर जाकर देखना, आप रिकॉर्ड करोगे कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, ब्लैक आ जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को डरना मत कि आपकी फ़ोटो को कोई लेकर मिसयूज करेगा, कर ही नहीं सकता है। मास्टर बैठा है और कर ले, आपको कहीं दिख जाए तो मुझे बता देना कि सर ये आपके प्लेटफॉर्म से वायरल हुई थी फ़ोटो, आपके प्लेटफॉर्म से सर ऐसी घटना घटी थी। छोड़ेंगे नहीं उसको, कोचिंग फिर बाद में देखी जाएगी जो होगी। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि जो व्यक्ति, और महाभारत में भी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति, अर्जुन से क्या कहते हैं, जो व्यक्ति एक पटरानी और उन चक्रवर्ती सम्राटों की जो समाज उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, तो फिर एक आम आदमी क्या रक्षा कर पाएगा। तो मतलब वही ना कि जो व्यक्ति, ये श्री IAS एकेडमी का मास्टर केवल देवी देवी बोलता रहेगा और अपनी क्लास की बच्चियों की मदद नहीं कर पाएगा, तो क्या फिर मास्टर है। समझ गए। वैसे तो मुझे देखो गुस्सा नहीं आता है ना, मैं किसी के साथ कुछ गलत करता हूँ, लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं, देवियों को लेकर कोई करता है, फिर खून ही खौलता है ना। तो आप मत परेशान होना। और मास्टर को पुलिस से इन चीज़ों में डर नहीं है, बस आप गलत मत करना, है ना। आप ना करना किसी लड़के के साथ छेड़खानी और फिर मुझे फ़ोन कर रही हो कि सर वो हमको धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपकी गलती वहाँ नहीं होनी चाहिए, पहले गलती उसकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले प्यार कर लिया, मोहब्बत कर लिया, फिजिकल इंटीमेट हो गए, अब वो आपको डरा रहा है, धमका रहा है, अब आप हमारे पास आई हैं, है ना। क्योंकि वो आपने पहले सहमति से सारी चीज़ें की। हाँ, उसने ज़बरदस्ती किया है तो आप बताओ, ठीक। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना, आप डरना नहीं, मास्टर है आपके साथ में। खैर, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी। क्रेडिट कार्ड का स्कैम क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि मैन इन द मिडल अटैक, पासवर्ड अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, है ना, स्पाईवेयर, पेगासस वायरस के बारे में आपने सुना होगा, विशिंग अटैक। इनमें डिटेल में आपको नहीं जाना। ये SQL इंजेक्शन अटैक मैंने जो आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अगले आर्टिकल की, उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में। अभी जो मैंने आपको ये बताया खुदाई पुदाई, है ना, ये उसी से रिलेटेड है। ये क्या कहता है अधिनियम, ये अधिनियम ये कहता है, साफ साफ ये चीज़ कहता है कि भारत में जो भी धार्मिक स्थल हैं अब जैसे के तैसे वो वैसे ही रहने चाहिए, उनमें कोई अब संशोधन नहीं हो सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि इस मस्जिद के नीचे हमारे शंकर जी हैं, इस मस्जिद के नीचे हैं, होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब इनका अगर ऐसे परिवर्तन करने लग जाओगे तो पूरे भारत में आपको सब चीज़ खोदनी पड़ जाएगी।
जैसे अभी मैं देख रहा था जब ये वायरल चल रहा था कि संभल संभल, उसी समय कुछ लोगों ने वायरल करा दिया कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसके नीचे बौद्ध स्तूप है। अब सोचो, अब जगन्नाथ मंदिर को भी तोड़ा जाएगा, बौद्ध वाले अलग आंदोलन करेंगे कि भैया हमारा यहाँ पे स्तूप बना हुआ था। तो पूरे देश में ना अनार्किज्म आ जाएगा। और नेताओं का क्या काम है? ध्यान भटकाना, कि अडानी से ध्यान भटका के मस्जिद मंदिर पे लगा दो। और इनका तो मंदिर मस्जिद ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम सोचे थे कि राम मंदिर बन जाएगा भैया, उसके बाद चीज़ें सब नॉर्मलाइज हो जाएंगी, विकास की बातें होंगी, शिक्षा की बातें होंगी, और यही तो चल रहा था कि भैया हमें राम मंदिर के लिए जगह दे दो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। अब तुम हर मस्जिद को खोद रहे हो, अब कृष्ण को भी खोदना है, राम को भी खोदना है। जो मंदिर हमारे देश में हैं उनकी कोई पूजा नहीं करता, जो देवियां देवता हमारे देश में समाज में रहते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं करता। जो मंदिर हैं वो आज पैसे का भंडार केंद्र बन गए, शोषण का केंद्र बन गए। अगर आपको वो फलाने मंदिर की वो क्या कहते हैं इत्र सेवा करनी है तो 5,000 चाहिए, बैकेंड में पूजा करनी है तो 10,000 चाहिए। ये भगवान खुश होंगे? कतई नहीं खुश होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों में सुधार लाना चाहिए, और हम खुदाई अलग कर रहे हैं। ठीक, खैर आर्टिकल पे आते हैं। तो आप जानते हो शाही मस्जिद को लेकर विवाद हुआ। तो उपासना स्थल अधिनियम 1991 क्या कहता है? उपासना स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित करता है और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच या एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकता है। कि आप धर्मांतरण नहीं कर सकते, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की बात करता है। क्या इसके प्रावधान है कि किसी भी उपासना स्थल को पूर्णतः या आंशिक रूप से एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तन करने पर रोक लगाती है। जैसे संभल की मस्जिद है, भले ही उसके नीचे शंकर जी दबे हों, लेकिन अगर आप इसको चेंज करवाते हो स्ट्रक्चर तो ये अगेंस्ट होगा। ठीक है, यह अनिवार्य करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त 1947 की स्थिति से अपरिवर्तित रहनी चाहिए। मतलब अगर 15 अगस्त 1947 के पहले उसका चरित्र बदल गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बदला है तो फिर वो वैसा ही रहेगा। अर्थात अब आप धार्मिक चरित्र उसका नहीं बदल सकते। ठीक, क्लियर हो गई बातें। बाकी यहाँ पे वही एक्ट लिखे है ना। अयोध्या विवाद हालांकि इस अधिनियम से छूट में था, आपके मन में आया होगा कि अयोध्या, तो वो छूट में था। ठीक है, इसीलिए बात में राम मंदिर को लेकर वहाँ पे हुआ। और देखो अयोध्या का जो फैसला आया था ना, ऐसे कभी नहीं आता। उसमें कॉपरेशन किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में मिलके कि भैया ऐसे ऐसे समझौता कर लो, है ना, हम आपको इतनी ज़मीन दे देंगे। और ये प्रॉमिस किया गया था कि आगे कभी ऐसे कोई विवाद नहीं होने देंगे। तब जाके उन्होंने हामी भरी थी, नहीं तो मुकदमा तो चलता ही रहता। उसमें एक सहयोगात्मक के साथ वो बातचीत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के उसमें निर्देश में हुआ था ये सब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि सुलह कर लोगे तो यार ठीक है ना, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे इन चीज़ों का आप देख सकते हो कि क्या चिंताएं हैं। न्यायिक समीक्षा को सीमित करना, इस अधिनियम को न्यायिक समीक्षा को सीमित करने, विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका को संभावित रूप से कमजोर करने के लिए चुनौती दी गई। मतलब ये अधिनियम क्या करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट हैं या जो कोर्ट हैं, जैसे अभी उसने लोअर कोर्ट ने निर्देश दे दिया, ठीक, तो अब लोअर कोर्ट ने निर्देश दे दिया कि समीक्षा करो कि हाँ वहाँ मंदिर था कि नहीं, तो ये अधिनियम का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकील जाएगा और कहेगा कि भैया इनको तो राइट ही नहीं है, इस अधिनियम में तो ये बात ही है हमारे यहाँ। समझ गए? तो इन चीज़ों की यहाँ पे बात है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब देख लो यहाँ पे कानूनी चुनौतियाँ क्या हैं कि तर्क दिया कि हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को उपासना स्थलों में पुनः दावा करने से रोकता है, जिनके बारे में उनका मानना है कि ऐतिहासिक शासकों द्वारा उन पर आक्रमण या अतिक्रमण किया गया था। देखो मैं एक ही लाइन कहूँगा, भारत में जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो बाई चांस नहीं है, वो बाई चॉइस हैं। उनके पास मौका था कि वो पाकिस्तान में चले जाते, जिन्ना के साथ में मिल जाते, लेकिन क्यों वो यहाँ रहे? क्योंकि उनके दादा परदादा भारत में उनकी कब्रें दफन है। वो भारत से प्रेम करते हैं, वो भारत को रोज़ 5 वक्त की सजदा करते हैं। आप में से कौन सा ऐसा बालक है या कौन सा ऐसा बेटा है जो रोज़ सुबह उठ के 5 बार अपनी धरती माता को छूता है, पैर छूता है? हालांकि मैं रोज़ छूता हूँ, ठीक है, चाहे जितनी बार बेड से नीचे उतरूँगा, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो भारत माता का सम्मान तो करते हैं ना, भारत में रहते हो। अब कह दो नहीं जय श्री राम बोलो, अभी एक वीडियो हिमाचल का वायरल हुआ, वो बोल रही जय श्री राम बोलो। क्यों जय श्री राम बोले भाई? वो कहेंगे अल्लाहू अकबर बोलो, उनका कलमा पढ़ो, उनकी हदीस पढ़ो। आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। तो हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करो,
जय श्री राम का हनुमान चालीसा पूरी आती नहीं है और जय श्री राम बोलो, क्या बोलो, गजब। राम ने क्या किसी के साथ भेदभाव किया? कभी नहीं किया। ठीक है, राम तो सबरी के भी जूठे बेर खाए थे। और यहाँ आदमी 80 के घर में जाता है तो नए बर्तन चाहिए। गजब के टोपीबाज हमारे यहाँ के नेता हैं। खैर कोई बात नहीं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज की करंट की क्लास में बस इतना ही, और आपसे निवेदन है कि आप राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर ही मेरी क्लास को देखा करें, क्योंकि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं हूँ, मैं इस देश का हूँ, इस भारत माता का हूँ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।